नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क में किसानों की हालत बेहतर होने तक बीआरएस की जद्दोजहद जारी रहेगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बीआरएस पार्टी की तरबियती कैंप से केसीआर का खिताब। हैदराबाद यूएस एरोस्पेस और डिफेंस कॉरपोरेशनों के लिए सरमायाकारी का सबसे पसंदीदा मुकाम। वाशिंगटन डीसी में एरोस्पेस और डिफेंस गोलमेज इजलास से वजीर सनत केटीआर का खिताब। G7 सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वजीर आजम जापान रवाना। हिरोशिमा में मोदी करेंगे वजीर आजम फोमियो किशिडा से मुलाकात। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने वजारत सेहत व खानदानी बहबूद में वजीर मुमलिकत का संभाला ओहदा। मरकजी वजीर सेहत व खानदानी बहबूद मनसुख मामडिया की बघेल को गुलदस्ता पेश करके किया इस्तकबाल। दिफाई पैदावार पहली बार 1 लाख करोड़ से तजावुज। पैदावार बढ़ाने और दिफाई शोबे में दरपेश चैलेंजेस को कम करने हुकूमत कर रही है काम। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस पार्टी के लीडर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीआरएस पार्टी की जद्दोजहद तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि मुल्क में किसानों की हालत बेहतर नहीं हो जाती। सीएम केसीआर ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में बीआरएस पार्टी की तरबियती कैंप का इफ्तिताह किया। बाद में उन्होंने बीआरएस परचम की नकब कुशाई अंजाम दी। महानी की पोर्ट्रेट को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि आजादी के 75 साल बाद भी मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सके हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि आजादी के 75 साल बाद भी मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सके हैं। सिंगापुर और मलेशिया जैसे छोटे ममालिक बहुत तरक्की याफ्ता हैं। सीएम केसीआर ने कहा कि महाराष्ट्र और तेलंगाना रियासतों के दरमियान एक खास रिश्ता है। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों के दरमियान हजारों किलोमीटर की सरहद है। उन्होंने सवाल किया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद फौरी मुद्दत में कई मसाइल क्यों हल हुए। महाराष्ट्र कृष्णा और गोदावरी नदियों की जायज पैदाइश में पानी की किल्लत क्यों है। सीएम ने याद दिलाया कि तेलंगाना में घरानों को पीने का पानी वाफिर मिकदार में मुहैया किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में कई जगहों पर हफ्ते में सिर्फ एक बार पीने के पानी की हालत जार है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कई दहाइयों तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी पर भी तनकीद की कि इसने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना में जो तरक्की मुमकिन है वो दूसरी रियासतों में क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने मुल्क के किसानों की हालत-ए-जार पर अफसोस का इजहार किया जिन्हें हमेशा लड़ना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी पूरे मुल्क में तब्दीली लाने के इरादे से उभर रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस की लड़ाई उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक मुल्क का किसान बेहतर नहीं हो जाता। पर एकड़ निवेश के लिए दे रहे हैं, वो किसी को कोई दफ्तर जाना, किसी को दरखास्त देना, किसी दलाल को रिश्वत देना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। दफ्तर जाना ही नहीं पड़ता है। सरकार सीधा हैदराबाद में डालता है पैसा उनके अकाउंट में, सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जाता है। ना कोई दफ्तर, ना कोई दरखास्त, ना कोई दलाल, ना रिश्वत, कोई चीज नहीं है। सीधे ही फाइनेंस सेक्रेटरी वहां डाल देता है, सीधा हमारे बैंक में पैसा आ जाता है। जब पैसा आता है, हमारा किसान लोग बड़ा मजाक करते हैं, कैसे आ रहे पैसे बोल के मैं जब पूछ रहा हूं सभा में, साहब सेलफोन लगातार बज रहे, पूरा मैसेज जाता है उनको 3 जगह से। एक मेरा मैसेज जाता है, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जाता है, एक बैंक का मैसेज जाता है, भाई आपका इतने पैसे अकाउंट में आ गए देख लेना, ऐसा जाता है। पैसे हम किसान का हमने बीमा कर दिया, और बीमा का जो प्रीमियम होता है पूरा सरकार भर देती है। वो एलआईसी का बीमा है, कोई चिल्लर पलर कंपनी नहीं है। एलआईसी में बीमा कर दिया, बीमा के समय उनको पूछते अगर आपको कुछ हो जाए तो ये पैसे जो सरकार दे रही है कहां जाना चाहिए, किसको देना चाहिए। वो उनका धर्मपत्नी का नाम लिख सकता है, कोई मां का नाम लिख सकता है, कोई बेटा का नाम लिख सकता है, वो इनका इच्छा है। किसी किसान का एक्सीडेंट नहीं, सामान्य रूप से भी उनका देहांत हो जाता है, नेचुरल डेथ भी है, उनका क्रियाक्रम पूरा होने से पहले 100%
7-8 दिन के अंदर 5 लाख का चेक किसान का जो नॉमिनेट किया उनका घर पहुंचता है। यहां पे भी कोई दफ्तर जाना नहीं है, कोई दरखास्त देना नहीं है, अपने आप में पैसे चले जाते हैं। ऐसे आज तक 1 लाख किसानों के घर ये सहाय पहुंचा है। 1 लाख किसानों को 5,000 करोड़ रुपए इन मरा हुआ किसानों के बीच, उनके फैमिलीज के बीच वितरण किया गया है। ये रिकॉर्ड है, कोई भी देख सकता है। ये बात महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता कि नहीं हो सकता? ये हो जाएगा बीआरएस सरकार में, महाराष्ट्र बीआरएस सरकार में, पक्का। एक बात मैं आपसे कहता हूं, हमारा भारत देश बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धिमानों का देश है। ये बुद्धुओं का देश नहीं है। ढंग से अगर कहा जाए, ढंग से अगर अपनी बात पहुंचाई जाए, भारत सही जवाब देता है। भारत, इंडिया रिएक्ट्स, भारत प्रतिक्रिया बताता है। एक ऐसे देश है, ऐसे कई चीज हमने होते हुए देखा है। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इमरजेंसी के खिलाफ जब लड़ रहे थे, एक आवाज जो दिए थे, उस समय के सरकार ने सारे नेताओं को गिरफ्तार किया था, जेलों में रखा था। कई लोग जो जिनको मैं जानता था उस समय, मधु दंडावती जी थे, रामविलास पासवान जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, ऐसे कई जाने माने नेताओं को उस समय का सरकार 18 महीने तक जेल में रखा था। उन्होंने अपने फार्म जेल से ही भरे थे और 45 दिन के अंदर ऐसी क्रांति आया, पूरे उस समय के सरकार को। वजीर सनत के तारक रामाराव ने कहा कि एरोस्पेस और वजीफा तेलंगाना में एक अहम शोबा है। रियासत ने 2018, 2020 और 2022 में लगातार 3 साल एरोस्पेस के लिए बेहतरीन रियासती अवार्ड जीतकर एक काबिल जिक्र कारनामा अंजाम दिया है। हैदराबाद को मालियाती FDI रैंकिंग 2020-21 के लिहाज से मुस्तकबिल का एरोस्पेस सिटी नंबर 1 का दर्जा भी हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये तस्लीमात एरोस्पेस सेक्टर के तई रियासत की तरक्की पसंद नुक्ते नजर की है। वजीर KTR ने वाशिंगटन DC में एरोस्पेस और डिफेंसेस गोलमेज इजलास से खिताब किया। इस तकरीब में अमेरिका के मुमताज कंपनियों, मशावरती फर्मों, थिंक टैंक्स और स्टार्टअप्स ने शिरकत की, जिससे बातचीत और ताउन के लिए एक मुतहरिक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। गोलमेज पर वजीर ने गुज़िश्ता 9 सालों में तेलंगाना में एरोस्पेस सेक्टर और निजी शोबे की दिफाई सरमायाकारी का शानदार तरक्की के इस बारे में भी बताया। हैदराबाद को US एरोस्पेस और डिफेंस कॉरपोरेशनों के लिए सरमायाकारी का सबसे पसंदीदा मुकाम बना दिया है। वजीर KTR ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि किस तरह TSI पास इनकलाबी सनती पॉलिसी ने खुद सर्टिफिकेशन की बुनियाद पर ऑनलाइन वक्त की पाबंदी और शफाफ मंजूरी देकर सनत के एतमाद को बढ़ाने में मदद की है। सनती कायदीन, जिन्होंने हैदराबाद में अपनी मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत और इसकी क़ियादत तरक्की पसंद और काबिल रसाई है, उन्होंने रियासत में मजीद सरमायाकारी का भी यकीन दिलाया, क्योंकि वो अहम दिफाई सप्लाई में मजीद हिंदुस्तानी शिरकतदारों को शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा को जापान, पोपो न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होने से पहले कहा कि मैं जापान के वजीर आजम फोमियो किशिडा की दावत पर जापान की सदारत में मुनक़िद होने वाले G7 सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए हिरोशिमा, जापान के लिए रवाना हो रहा हूं। हिंद जापान सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए उनकी हिंदुस्तानी दौरे के बाद वज़ीर आज़म किशिडा से मुलाकात करना मेरे लिए बाइज़े मसरत होगा। मिस्टर मोदी ने कहा कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में मेरी शिरकत खास तौर पर मानाखेज है, इसलिए कि इस साल हिंदुस्तान G20 की सदारत कर रहा है। मैं G7 ममालिक और दीगर मदऊ शिरकतदारों के साथ इन चैलेंजों पर जिनका इस वक्त दुनिया को सामना है और जिनका मिलजुल कर अजाला करने की जरूरत है, तबादले ख्याल करने का मुंतजिर हूँ। हिरोशिमा में मुनक़िद होने वाले G7 सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले कुछ रहनुमाओं के साथ मेरी 2 तरफा मुलाकात भी रहेगी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि जापान में मैं रिपोर्ट मोर्सी, पवा न्यू गिनी का सफर करूंगा। ये पवा न्यू गिनी के लिए मेरा पहला दौरा होने के अलावा किसी भी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म की तरफ से किया जाने वाला इस मुल्क का पहला दौरा भी होगा।
मैं पेपुआ गिनी के वज़ीर आज़म जेम्स मरापे की शिरकतदारी में हूँ। हिंद बहरुल काहिल जज़ायर ताउन FIPIC तीसरी सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए इस फोरम की तीसरी सरबराही कॉन्फ्रेंस की 22 मई 2023 को मेजबानी करूंगा। मैं बहरुल काहिल जज़ायर के 14 मुमालिक PIC का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस अहम सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दावतनामे को कबूल किया। प्रोफेसर SP सिंह पगील ने जुमा के रोज वजारत सेहत व खानदानी बहबूद में वजीर मुमलिकत का ओहदा संभाल लिया। मिस्टर बघेल सुबह निर्माण भवन में वजारत के दफ्तर पहुंचे। मरकजी वजीर सेहत व खानदानी बहबूद मनसुख मावंडिया ने मिस्टर बघेल को गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया। इस मौके पर वजारत के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इससे कबल मिस्टर बघेल वजारत कानून व इंसाफ में वजीर मुमलिकत का चार्ज संभाल रहे थे। प्रोफेसर बघेल ने एक ट्वीट में कहा कि मैंने मरकजी वजीर सेहत और खानदानी बहबूद मनसुख मावंडिया से शुक्राना मुलाकात की और निर्माण भवन में इज्जत माब मरकजी वजीर, सीनियर अफसरान और मुलाजिमीन के सामने वजीर मुमलिकत का चार्ज संभाल लिया हूँ। ओहदा संभालने से पहले मिस्टर बघेल कनाट पैलेस में वाक़े श्री हनुमान मंदिर में पूजा की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि आज सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मुमलिकत के तौर पर चार्ज संभालने से पहले कनाट पैलेस के हनुमान मंदिर में पूजा की और आशीर्वाद लिया। भगवान से दुआ है कि मुझे वो शक्ति दे कि मैं इस नई जिम्मेदारी को पूरी लगन से संभाल सकूं। वजीर दिफा की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में माली साल 2022-23 में पहली बार दिफाई पैदावार 1 लाख करोड़ रुपए के हिंद से को उबूर कर चुकी है। फिलहाल दिफाई पैदावार 1 लाख करोड़ 6,08,000 रुपये है और निजी दिफाई सनतों के अदद-ओ-शुमार हासिल करने के बाद इसमें मजीद इजाफा होने का इम्कान है। माली साल 2022-23 में दिफाई पैदावार माली साल 2021-22 के अदद-ओ-शुमार के मुकाबले में 12% बढ़कर 95,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। हुकूमत दिफाई सनत और इनकी एसोसिएशंस के साथ पैदावार बढ़ाने और दिफाई शोबे में दरपेश चैलेंजेस को कम करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। सप्लाई चीन में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स के इंजमाम समेत कारोबार करने में आसानी के मकासद को हासिल करने के लिए कई पॉलिसी तब्दीलियां की गई हैं। इन पॉलिसी तब्दीलियों की वजह से दिफाई सनत बशमुल MSME और स्टार्टअप डिजाइन, तरक्की और पैदावार में आगे आ रहे हैं और हुकूमत की तरफ से सनतों को जारी किए गए दिफाई पैदावार लाइसेंसों के तादाद में पिछले 7-8 सालों में तकरीबन 200% हुआ है। मुल्क में दिफाई पैदावार सनत के माहौलियाती निज़ाम को फरोग देने के साथ साथ इन इक़दामात ने रोजगार के जबरदस्त मौके भी फराहम किए हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुकाम को मुतनब्बा किया है कि उर्से बलाद मुंबई में शहरियों को आइंदा मानसून के दौरान पानी जमा होने के मसाइल का सामना करना पड़ा तो शहरी इदारे के अहदेदारों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शिंदे ने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए किए जा रहे मुख्तलिफ माबाखिल मानसून के कामों का मायना करने के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इन मकामात पर जहां पानी रुकने और जमा होने का सामना करना पड़ता है वहां फिल प्रूफ निज़ाम मौजूद है ताकि लोगों को राहत मिले। और इन्होंने कहा कि शहरी हुकाम ने बारिश के पानी को समंदर में छोड़ने के लिए पहले ही तालाब और फील्ड गेट कायम कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने हुकाम को हिदायत दी है कि वो शहर के नालों को साफ करने के लिए सख्त बुनियाद तक गहराई तक खुदवाई करें, बजाय इस बात पर तवज्जो मरकूज करने के कि मैट्रिक टन में कितनी गाद हटाई गई है। टूटे हुए फुटपाथों की मरम्मत और सड़कों को साफ किया जाना चाहिए। मिस्टर चीफ मिनिस्टर्स ने उद्धव ठाकरे की गैर क़ियादत शिवसेना UBT के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि ठेकेदारों को BMC की तरफ से सड़क के टेंडर्स के लिए 600 करोड़ रुपए की पेश की रकम दी गई थी।
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जापान के हिरोशिमा में मुनक़िद G7 में शिरकत के लिए जापान जाएंगे। अमेरिका के बिजनेस मैगजीन ब्लूमबर्ग ने जुमा को अपनी रिपोर्ट में यह इत्तला दी। इस दौरान जापान की खबरसां एजेंसी क्योडो ने जापान हुकूमत का हवाला देते हुए जुमेरात को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मिस्टर ज़ेलेंस्की वर्चुअल तराई से इतवार को G7 सरबराही इजलास में शिरकत करने का मंसूबा बना रहे हैं। पहले मिस्टर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के बहरान पर बातचीत के लिए G7 सरबराही इजलास में जुमा को शामिल होने वाले थे, लेकिन बाद में इनका इस मीटिंग में शामिल होने का वक्त इतवार की सुबह के लिए मुकर्रर किया गया। काबिले जिक्र है कि बाद जापान के शहर हिरोशिमा में 19 से 21 मई तक G7 सरबराही इजलास मुनक़िद हो रहा है, जिसमें यूक्रेन तनाज़ा, इक़्तिसादी सलामती, सब्ज सरमायाकारी और हिंद बहरुल काहिल के इलाके में तरक्की के मामलात पर बात होगी। ईरान ने जुमेरात को ग्रुप ऑफ 7 G7 के वज़राए खजाना के ईरान को गैर कानूनी मालियाती खतरे का जरिया करार देने के इल्जामात की सख्त मजम्मत की है। ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने वज़ारत ख़ारजा की वेबसाइट पर शाया होने वाले एक बयान में G7 के तबसरे को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि वो G7 वज़राए खजाना की जानिब से बेबुनियाद तौर पर ईरान पर गैर कानूनी मालियाती खतरे का जरिया होने का इल्जाम लगाने के लिए शदीद मजम्मत करता है। वाज़ेह है कि G7 वज़राए खजाना ने 13 मई को एक मुश्तरका बयान में कहा, हमें ईरान से पैदा होने वाली गैर कानूनी मालियाती खतरे पर गहरी तशवीश है। मिस्टर कनानी ने कहा कि हम G7 वज़राए खजाना की तरफ से ईरान पर लगाए गए बेबुनियाद और गुमराह कुन इल्जामात की मजम्मत करते हैं। उन्होंने G7 और इसके अराकीन से अमेरिका की गैर कानूनी पाबंदियों की हद आमेज तामील रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के बुनियादी असूलों और ईरानी अवाम के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि G7 मेंबरान को ऐसे एक तरफा और गैर मुनसिफाना इक़दामात में मुलविस होने और इसकी तौसीक़ करने के बजाय बैनुल-अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदाह होना चाहिए। श्रीलंका के जुनूबी साहिल से 120 किलोग्राम से ज्यादा मंशियात ले जाने वाली एक माहीगिरी की कश्ती को जब्त किया गया है। यहाँ के बहरिया ने जुमेरात को ये इत्तला दी। बहरिया की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा गया है कि माहीगिरी की मुकामी कश्ती में 13 मई को तकरीबन 111.6 किलोग्राम हेरोइन और तकरीबन 10.2 किलोग्राम हशीशी बरामद हुई थी। इसके बाद श्रीलंका के जुनूबी में डोडारा से तकरीबन 413 समंदरी मील दूर एक खुसूसी ऑपरेशन किया गया। इस दौरान 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। रिलीज के मुताबिक मुश्तबा अफराद और मंशियात पर मुश्तमिल जहाज को जुमेरात के रोज कोलंबो की बंदरगाह पर लाया गया। बहरिया ने कहा कि जब्त शुदा मंशियात की मार्केट वैल्यू तकरीबन 2.8 अरब रुपये यानी 91 लाख डॉलर है। गौरतलब है कि श्रीलंका की बहरिया ने इस साल 7.6 अरब डॉलर 2.48 करोड़ डॉलर से ज्यादा की मंशियात जब्त की है। इटली के रोमागाना इलाके में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 13 हो गई है और कई लोग अभी भी लापता हैं। इन इलाकों में हालांकि मौसलाधार बारिश में कमी आई है, ताहम बेशतर इलाके ज़ेराब आए हैं। जुमेरात को मकामी मीडिया में दिखाए गए वीडियो फुटेज में संत अगाता सेल सैंटोनो कैंपोन में सड़कों पर और साहिल समंदर के शहर रेवाना के कुछ हिस्से में सैलाबी पानी में डूबे नजर आए। इटली के शुमाली वसता इलाके जिसमें बोलोगाना और मोडेना के शहर शामिल हैं में मंगल और बुध की शदीद बारिश हुई है, जिससे इन इलाकों में अचानक सैलाब आ गया। इमदादी कारकुनों ने ऊंची इमारतों की छतों और बलाई मंजिलों से लोगों को निकालने में मदद की। महकमा शहरी तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक जुमेरात को भी इमालिया रोमांगना के ज्यादातर हिस्सा रेड अलर्ट जोन में रहा है। शुमाली वसता इटली के बेशतर हिस्सों में हफ्ते की आधी रात तक मौसम की शदीद वार्निंग जारी है। महकमा ने जुमेरात की सेपहर को बताया कि 280 से ज्यादा लैंड स्लाइडिंग की इतलात मिली है। 200 सड़कें बंद हो गई हैं। 23 नदियों में तूग़यानी है। खबरों के मुताबिक 10,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। हजारों लोग बिजली से महरूम हैं। एक अहलकार ने बताया कि तकरीबन 700 टेक्निकी माहिरीन को इलाके में बिजली की बहाली में मदद के लिए भेजा गया है।
ANSA खबरसां एजेंसी के मुताबिक माहौलियाती और तवन्नाई के तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर ने जुमेरात को कहा कि हुकूमत यूरोपीय कमीशन से खिते में इमदाद और तामीर नौ की कोशिशों में मदद के लिए यूरोपीय यूनियन यकजहती फंड से रकम फराहम करने के लिए कहेगी। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। मुल्क में किसानों की हालत बेहतर होने तक बीआरएस की जद्दोजहद रहेगी जारी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बीआरएस पार्टी के तरबियती कैंप से केसीआर का खिताब। हैदराबाद यूएस एरोस्पेस और डिफेंस कॉरपोरेशनों के लिए सरमायाकारी का सबसे पसंदीदा मुकाम। वाशिंगटन डीसी में एरोस्पेस और डिफेंस कॉलमेज इजलास से वजीर सनत केटीआर का खिताब। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वजीर आजम जापान रवाना। हिरोशिमा में मोदी करेंगे वजीर आजम फोमियो किशिडा से मुलाकात। प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने वजारत सेहत व खानदानी बहबूद और वजीर मुमलिकत का संभाला ओहदा। मरकजी वजीर सेहत व खानदानी बहबूद मानसूख मोहम्मदिया ने बघेल को गुलदस्ता पेश करके किया इस्तकबाल। दिफाई पैदावार पहली बार 1 लाख करोड़ से तजावुज। पैदावार बढ़ाने और दिफाई शोबे में दरपेश चैलेंजेस को कम करने हुकूमत कर रही है काम। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।